Hello everyone. Before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series, जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम देख चुके हैं. अब आपको पता है कि हमारा जो फंक्शन रहता है वो कैसा था. फंक्शन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स था. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये क्यू एक्स इक्वल टू 0 हो गया था. ठीक है, उससे फिर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन से यूज करके उसको सॉल्व करके हमारे पास आया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था. ठीक है, पर यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो भाई y की सॉल्यूशन कैसे आएगी. y का सॉल्यूशन आएगा क्यू एक्स अपॉन फंक्शन ऑफ डी. ठीक है, ये आएगा हमारा सॉल्यूशन. अब जो ये सॉल्यूशन होगा ना भाई, ये होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो ये मैं बोल सकता हूँ कि जो y जो रहेगा अब देगा पर्टिकुलर इंटीग्रल. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कब आया था. ऑक्सिलरी इक्वेशन से. तो मैं बोल सकता हूं कि जो जनरल सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन, वो क्या होगा पता है. वो होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. ठीक है, मतलब कि नॉन होमोजेनियस के केस में पहले मैं क्या करूंगा पता है कि नॉन होमोजेनियस कंडीशन दिया हुआ है तो उस केस में पहले मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालूंगा. जैसे मैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाला था वैसे का वैसे ही सेम प्रोसीजर से मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को लूंगा. बस क्यू एक्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगा और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालूंगा. फिर मैं इसको सॉल्व करने आऊंगा. तो यहां से मेरे को मिलेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल. ठीक है, उसको जब मैं सॉल्व कर लूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा तो फिर मेरे पास आएगा जनरल सॉल्यूशन. ठीक है, वो रहेगा मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन. वो रहेगा कंप्लीट सॉल्यूशन. अब इसी में मैं अगर कांस्टेंट्स की वैल्यू डालूं तो मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ठीक है, और ये क्या है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल. ठीक है, राइट. अब हमें बात किसके ऊपर करना है, इसके ऊपर. जैसे हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ढेर सारे केसेस लिए थे, इसके भी इस सॉल्व करने के लिए भी हम डायरेक्ट केसेस लेंगे और देखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन किस टाइप का. क्यू एक्स जैसा जैसा होगा, क्यू एक्स डिफरेंट टाइप के होंगे, वैसे ही केस लेकर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे. तो केसेस अगर मैं लूं तो पहला केस अगर लेता हूं मैं, केस वन ले रहा हूं. तो केस वन में मैं बोल रहा हूं कि क्यू एक्स, सपोज क्यू एक्स जो है मेरा वो इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में. ठीक है, वो कैसा है, ई एक्स प्लस बी के फॉर्म में है. अब ये जो बी और ए है वो दोनों क्या है, कांस्टेंट्स हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं वो. ठीक है, अगर क्यू एक्स मेरा इस फॉर्म में है तो मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालूंगा, क्यू एक्स की वैल्यू पुट करूंगा अगर मैं, तो वाई पर्टिकुलर इंटीग्रल विल गिव मी क्यू एक्स. किसके, यहाँ पे क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, ई टू पावर ए एक्स, मतलब एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में. तो मैं उसको पुट करता हूं ए एक्स प्लस बी अपॉन फंक्शन ऑफ बी. ये आएगा मेरे पास. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा पता है कि ये जो d है ना, यहां पे जो a है और ये जो d है, मैं करूंगा रिप्लेस. मतलब कि d को a कर दूंगा और मेरे पास आ जाएगा सॉल्यूशन. ठीक है, तो यहां पे जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो आएगा y पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन एफ ऑफ डी के जगह बस ए कर देना है. ठीक है, तो ये मेरे पास
सॉल्यूशन आ जाएगा। सिंपल था एकदम। अब यहाँ पे एक कैच है। क्या कैच? कि भाई अगर ये जो डिनोमिनेटर है, अगर मैं कुछ d की वैल्यू d को हटाकर a कर लूं, d को हटाकर a कर रहा हूं हर जगह, a क्या है? कोई कांस्टेंट है। और कुछ ऐसा हो d किस, ये जो फंक्शन ऑफ d किस फॉर्म में होगा? पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा। अगर मैं जैसे ही a करता हूं और वो पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 आ गया, मतलब कि क्या डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 आ गया, पूरा का फंक्शन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो भाई पर्टिकुलर इंटीग्रल तो फिर उस केस में रिस्की है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि ये जो केस होगा वो होगा, ये तभी एप्लीकेबल है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल तभी एप्लीकेबल है जब हमारा f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये तभी एप्लीकेबल है, ये सॉल्यूशन तभी एप्लीकेबल है जब f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर अब 0 हो भी गया, सपोज मैं लिखूं यहां पे इफ केस फेल्स, केस जो है इफ केस फेल्स, मतलब कि क्या? केस फेल कब होगा? जब हमारा फंक्शन ऑफ d जो था वहां पे a पुट करने से, d की जगह a पुट करने से पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ a क्या आ गया? इक्वल टू 0 आ गया। तो उस केस में हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो होगा इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा उस केस में? एक x मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर में और फंक्शन ऑफ d को एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, f डैश d कर दूंगा। डिफरेंशिएट करके अब क्या करूंगा? अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा पहले विथ रिस्पेक्ट टू d। ठीक है, फंक्शन ऑफ d को पहले d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद लास्ट में अब मैं फिर से a पुट करूंगा, फिर से अब a पुट करूंगा डिफरेंशिएट करने के बाद, और ऊपर न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरा जो सॉल्यूशन आएगा उस केस में वो होगा x e टू द पावर ax प्लस b फंक्शन ऑफ a। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद सपोज f डैश a के बाद भी फेल हो गया केस, मतलब कि फिर से केस फेल हो गया, मतलब कि क्या? आपका जो डिफरेंशिएट किए पहले फंक्शन ऑफ d को विथ रिस्पेक्ट टू d डिफरेंशिएट करने के बाद भी जब a पुट किए तो भी f डैश a इक्वल टू 0 आ गया, मतलब कि इफ केस फेल्स ठीक है। तो ये मतलब कब होगा? जब f डैश a इक्वल टू 0 होगा। अब f डैश a इक्वल टू 0 आ गया, मतलब कि क्या? हम क्या करेंगे? फिर से भाई डिफरेंशिएट करेंगे और x को ऐड कर देंगे ऊपर न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर e टू द पावर ax प्लस b अपॉन f डबल डैश, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, फिर से डिफरेंशिएशन, और फिर से मैं क्या करूंगा? लास्ट में फिर से डिफरेंशिएट करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू फिर से मैं अब फिर से पुट करके देखूंगा कि ये d के जगह d इक्वल टू a करूंगा। ठीक है, एंड ऐसे ही करते करते प्रोसीजर कंटिन्यू होता जाएगा। तो अगर मैं जनरली बोलूं कि आपका जो केस है वो फेल होता क्यों है भाई? वो फेल इसलिए होता है कि आपका जो फंक्शन ऑफ d होगा वो किस फॉर्म में होगा? फंक्शन ऑफ d अगर आपका ypi जो है इन जनरल लिखूं, इन जनरल, तो ypi अगर ऐसा है e टू पावर ax प्लस b अपॉन क्या कि d माइनस a टू द पावर n, ऐसे फॉर्म में भाई, मतलब कि अब यहां पे मैं a को पुट करूंगा, जैसे d की इक्वल टू a पुट करता हूं तो a माइनस a 0, वैसे ही तुरंत होता है केस फेल, और उसका पावर क्या है? n है, मतलब कि n टाइम्स डिफरेंशिएट करते जाऊंगा मैं तब तक ये केस फेल होते जाएगा। ठीक है, जनरली अगर ऐसा केस होगा तभी ना केस फेल हो रहा होगा, मतलब कि जब जब मैं a पुट कर रहा हूं तब तक यहाँ पे 0 आ रहा होगा। तब इसलिए अगर मैं जनरल में भी लिखूं, अगर ऐसा कोई कंडीशन है कि e टू द पावर ax प्लस b अपॉन d माइनस a टू द पावर n, तो उस केस में आपका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x n e टू द पावर ax प्लस b अपॉन n फैक्टोरियल। ये ठीक है, तो ये रहा हमारा इन जनरल वाला चीज। ठीक है, ये n फैक्टोरियल हो गया। अब इसको मैं लिख देता हूं यहां पे
तो आप पूरा का पूरा प्रोसीजर एक बार कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे, राइट, कि आपको क्या करना है, ए के जगह मतलब सॉरी डी के जगह ए पुट करना है, केस फेल होता है न्यूमरेटर में एक्स ऐड करो और डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू डी, फिर से ए पुट करो, अगर फिर से केस फेल होता है तो फिर से न्यूमरेटर में एक्स से मल्टीप्लाई करो और फिर से डिफरेंशिएट करो और ए को पुट कर दो। तो ये केस था पूरा एक्सपोनेंशियल के केस, मतलब कि क्या, अगर क्यू एक्स हमारा क्यू ऑफ एक्स ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है। अब मतलब कि अगर आप यहाँ पे केस 2 की ओर चलते हैं, तो अगर मैं केस 2 लिखूं, केस 2, ठीक है, केस 2 होगा केस 2 अगर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इसमें मैं बोल रहा हूं कि जो आपका क्यू एक्स होगा वो किस फॉर्म में होगा पता है, वो होगा साइन ए एक्स प्लस बी या तो फिर और कॉस ए एक्स प्लस बी। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉर्म का है तो वो सेकेंड केस में हमारा आएगा। अब जैसा कि केस 1 सॉल्व किए थे, इस केस में भी हम अगर लें पूरा कंडीशन को लाइन बाय लाइन, तो y पर्टिकुलर इंटीग्रल विल कम एज साइन ए एक्स, साइन को लेकर सॉल्व कर रहा हूँ, कॉस के लिए भी सेम हो जाएगा, ठीक है, कॉस एक्स प्लस बी अपॉन एफ ऑफ डी, ठीक है, एफ ऑफ डी। अब यहां पे क्या करना है, जैसे एक्सपोनेंशियल में हम डी के जगह क्या कर रहे थे, डी के जगह पुट कर रहे थे ए को, यहां पे एक जो है कैसे होगा, यहां पे पुट करेंगे पर डी स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड एज माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, यहां पे आप क्या करोगे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर में रिप्लेस करोगे, ठीक है, डी इज इक्वल टू ए नहीं करोगे, डी स्क्वायर को बस, यहां पे डी को कोई चेंज नहीं कर सकते हम, सिर्फ डी स्क्वायर को चेंज करेंगे माइनस ए स्क्वायर में, ठीक है। तो अगर आपका सॉल्यूशन फिर किस टाइप का होगा, y पर्टिकुलर इंटीग्रल इन दैट केस विल बी साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर, ये ऐसा कुछ सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, ये ऐसा, राइट, ये सॉल्यूशन, मतलब कि क्या किया मैं, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट किया, डी को टच नहीं किया, ठीक है, डी को टच नहीं किया। अब क्या, अगर केस फेल होता है, मतलब कि क्या, ये सॉल्यूशन तभी होगा जब हमारा एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये केस फेल होता है तो इफ केस फेल्स, मतलब कि क्या, कि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 0 हो जाता है, अगर जैसे ही 0 होता है भाई, तो ये हमारा फिर से सेम चीज प्रोसीजर होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल में, कि यहां पे हम क्या करेंगे, x ऐड करेंगे, साइन ए एक्स होगा अपॉन एफ डैश डी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे हुआ, फिर से मैं डिफरेंशिएट किया, अब क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करने के बाद यहां पे अगर मैं लिखूं, यहां पे अगर लिख रहा हूं, अब मैं क्या करूंगा, फिर से ए को पुट करता हूं, ए को पुट करने के लिए डी स्क्वायर की जगह ए पुट करूंगा, ए स्क्वायर पुट करूंगा, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, माइनस को मत भूलिएगा, माइनस को मत भूलिएगा, तो यहां पे ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन जो आएगा वो कैसा हो जाएगा, एक्स वाई पी आई इक्वल टू एक्स साइन ए एक्स प्लस बी ऑन एफ ऑफ एफ डैश माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो मतलब कि क्या, कॉस में भी, मैं साइन के लिए आपको एग्जांपल दिया, कॉस के लिए भी आपका सेम टर्म होगा, कॉस लेंगे
डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे। अगर जीरो होता है, अगर जीरो होता है, केस फेल होता है मतलब कि, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ऊपर x मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आप क्या कर देंगे, नीचे आप कर देंगे डी डिफरेंशिएट कर देंगे, और फिर से डिफरेंशिएट करते टाइम में ए को पुट मत करना, पहले डिफरेंशिएट करना, फिर उसके बाद डी स्क्वायर को ए माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना। ठीक है, तो ये हुआ आपका केस 2, केस 2 का केस हो गया। ठीक है, कॉस और साइन एक्स भी इसका मैं केस लिया। केस 3 का अगर बात करूं मैं, इस केस में आपका जो आपका QX आएगा उसका फॉर्म होगा x टू द पावर m का। ठीक है, x के पावर में कुछ टर्म रहेगा वो, अगर वैसा रहा तो YPI जो आपका आएगा वो रहेगा x टू द पावर ऑफ m अपॉन फंक्शन ऑफ d। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो होगा फंक्शन ऑफ d को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं मतलब कि क्या, इन्वर्स करूं तो और फिर मल्टीप्लाई कर दूं x ऑफ m से, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या किया, ऊपर लेके गया, ऊपर मतलब कि क्या, इन्वर्स कर दिया बस। तो अब इन्वर्स करते टाइम आपको क्या करना पड़ेगा पता है, d का जब आप मतलब फंक्शन ऑफ d टू द पावर ऑफ -1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइनोमियल एक्सपांशन हो रहा है। अब यहाँ पे जब आप एक्सपांड करेंगे ना, तो कुछ एक्सपांशन आपको पता होना जरूरी है। जैसे कि एक चीज, पहली बात तो ये कि d इज इक्वल टू d/dx होगा, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज 1/d जो होगा वो इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा। वन बाई डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और d/dx मतलब कि क्या, डिफरेंशिएशन। ये चीज आपको पता है। नेक्स्ट थिंग आपको ये पता होना चाहिए बाइनोमियल एक्सपांशन का, कि अगर मैं लिखूं 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n, इसका अगर मैं एक्सपांशन करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस n माइनस 1 n माइनस 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये एक्सपांशन हम 11th-12th में पढ़ चुके हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम फंक्शन ऑफ डी को भी ऐसे ही एक्सपांड करेंगे, और जब एक्सपांड करेंगे तो वो एक्सपांशन किस टर्म्स में आएगा, इन टर्म्स ऑफ डी आएगा। और जब ऐसा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, राइट। तो अब दूसरा चीज अगर मैं लिखूं जो जनरली किस में आता है, वो आपका एक्सपांशन, जनरली आपका एक्सपांशन होता है 1 प्लस एक्स के फॉर्म में। अगर 1 प्लस एक्स के पावर -1, ठीक है, इन्वर्स किया हूं, -1 का पावर है, तो अगर ऐसा फॉर्म है तो आपको पता है 1 प्लस एक्स का फॉर्म क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस x4 एंड माइनस सो। ठीक है, वैसे ही 1 माइनस एक्स का फुल बाइनोमियल एक्सपांशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये सब कहां से आ रहा है, ये सब आ रहा है यहीं से। आप n की वैल्यू को -1 रखिए, x को इस यहाँ पे -x कर दीजिए और एक्सपांड कीजिए, आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। पर वैसे तो बेसिकली सबको याद होना चाहिए इनका एक्सपांशन, क्योंकि हम काफी यूज करेंगे इसको। ठीक है, तो ये हुआ हमारा केस 4, राइट। तो यहाँ केस 3 हो गया। तो ये है हमारे कुछ 3 केसेस। अब चलेंगे लास्ट केस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्या था, QX sin AX और BX sin X प्लस B cos AX B के फॉर्म में था, यहाँ पे XM के फॉर्म में था, फर्स्ट वाला एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में था। इसको सॉल्व करने के लिए हम इन्वर्स लेंगे, उसके लिए आपको कुछ एक्सपांशन, बाइनोमियल एक्सपांशन का पता होना जरूरी है। 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस ये हो जाएगा 2 n माइनस 2 n माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब हम चलते हैं लास्ट केसेस में। लास्ट केस क्या होगा, इन्हीं दोनों के, इन 3 केसेस का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, मतलब कि एक्सपोनेंशियल और साइनोसॉइडल का कॉम्बिनेशन, या तो एक्सएम या एक्सपोनेंशियल कॉम्बिनेशन। तो वो कॉम्बिनेशन वाला जो केस होगा उसको देखते हैं। चलो, कि जो हमारा लास्ट केस होगा केस 4।
केस 4। आई होप जितना भी मैं बता रहा हूँ आपको उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से लिख रहे होंगे कॉपी में, कलर अच्छे से पेन यूज करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर करके। ठीक है, नोट्स बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार नोट्स बन जाते हैं फिर उसका कहीं भी हमको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती चीज़ें। पर अगर नोट्स नहीं बनते हैं और आपको लग रहा है कि आप बिना नोट्स बनाए स्क्रीनशॉट लेकर आगे कर लेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है आपको बाद में रिवीजन के लिए। ठीक है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। तो केस 4 लेते हैं हम। ठीक है, केस 4 क्या बोलता है कि QX जो होगा हमारा, QX लिख रहा हूं मैं, ये होगा कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। कॉम्बिनेशन मतलब कि क्या, अब यहां पे भी दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। मतलब कि क्या कि टाइप 1 अगर मैं लिखूं इस केस 4 का टाइप 1, अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो QX किस फॉर्म में होगा कि QX इज इक्वल टू e टू द पावर ax प्लस b और vx। ठीक है, ये एक और कोई फंक्शन आ गया जिसका फंक्शन ऑफ x आ गया। ठीक है, पर यहां पे मल्टीप्लाइड किससे, एक्सपोनेंशियल से। अब ये जो फंक्शन है ना, ये जो vx है, ये क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है साइन हो सकता है, साइन ax प्लस b हो सकता है, कॉस ax प्लस b हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है आपका थर्ड केस भी हो सकता है, xm भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी केस होगा मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल होगा तो हम टाइप केस 4 का टाइप 1 में जाएंगे। केस 4 का टाइप 1 क्या होगा, उस केस में हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा, y पर्टिकुलर इंटीग्रल विल गिव अस e टू द पावर ax प्लस b को पहले मैं कॉमन लूंगा और उसके बाद फिर vx लिखूंगा और उसके बाद f ऑफ d प्लस a कर दूंगा। d प्लस a मतलब कि क्या, चलो पहले इसको लिखता हूँ। f ऑफ d किया, ये f ऑफ d हो गया, ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसा था पहले। अब क्या करूंगा, e टू द पावर ax vx अपॉन f ऑफ d प्लस a। मतलब कि क्या, यहां पे जो a है ना, ये यहां पे मैं d इज इक्वल टू a नहीं कर रहा हूं, d प्लस a कर रहा हूं। ठीक है, तो ये d को मैं रिप्लेस कर दिया d प्लस a से, d को मैं रिप्लेस किया d प्लस a से। a क्या है, यहां से मिला है मुझे, तो ये क्या था, टाइप केस 4 का टाइप 1 कि ax प्लस b के पावर में ऐसा है और मल्टीप्लाई बाय कोई भी फंक्शन है तो मैं ex प्लस b को पहले साइड लेके जाऊंगा और फंक्शन को एज इट इज रखूंगा। उस फंक्शन में कोई भी काम नहीं है और जो ये a है, एक्सपोनेंशियल का a है, उसको मैं f ऑफ d को f ऑफ d प्लस a से रिप्लेस कर दूंगा तो मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। अब चलते हैं टाइप 2 में कि अगर वो किस फॉर्म में हो, QX अगर मेरा हो किस फॉर्म में, x इंटू वी ऑफ x। ठीक है, x के पावर में। अब x इंटू अगर vx के फॉर्म में है तो यहां पे भी vx क्या क्या वैल्यू ले सकता है, vx ले सकता है साइन ax cos ax प्लस b, पर जो साइन e टू पावर ax प्लस b जो है वो यहाँ पे अब पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई, कॉमन सेंस लगाइए कि अगर यहाँ पे e टू पावर ax प्लस b आ जाता है भाई, तो अगर ऐसा होता है तो हम टाइप 2 क्यों जाए, हम टाइप 1 से ही सॉल्व कर लेंगे। अगर वहां पे e टू द पावर ax प्लस b आता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो वो तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर ax प्लस b इंटू एक्स हो गया, फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे इसी टाइप 1 से ही बन जाएगा केस 4 के। तो यहाँ पे बस तभी पॉसिबल है ये कि टाइप 2 जब x इंटू साइन ax प्लस b हो या cos ax प्लस b हो, राइट। तो उस केस में हमारा जो सॉल्यूशन होगा, मतलब कि y पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, उसको मैं लिख सकता हूँ किसमें, x माइनस एफ डैश डी। ठीक है,
पहले मैं उसको उस फॉर्म में लिख देता हूँ, x इंटू वी ए ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ डी। ठीक है, क्यू एक्स को मैं लिख दिया ऐसे। तो अब ये जो अब वाई पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा जो वो रहेगा x माइनस एफ ऑफ एफ डैश डी, मतलब कि फंक्शन ऑफ डी का एक बार डिफरेंशिएशन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू वी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ डी, राइट। तो ये होगा आपका, राइट। यहां पे ये मतलब कि एफ ऑफ डी एज इट इज, एफ ऑफ डी एज इट इज, एक बार डिफरेंशिएशन करना है, माइनस साइन करना है, एक्स माइनस दिस करना है, वी एक्स एज इट इज रहेगा, बाकी और कुछ चेंजेस नहीं आएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, ये एक हुआ और दूसरा ये वाला हुआ टाइप 4 का। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि पहला तो नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहली बात तो ये कि जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो निकालते आए थे एग्जैक्टली सेम तरीके से निकालेंगे। मतलब कि क्या कि जो ऑक्सिलरी जो एफ फंक्शन ऑफ डी है इक्वल टू 0 पुट करेंगे और उस टाइम निकालते समय ये जो क्यू एक्स वाला टर्म है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। ठीक है, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट्स निकालेंगे, रूट्स निकाल के जो 3 केसेस मैंने लिखवाए थे उसके बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस बना लेंगे, राइट। तो वो उससे हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिला। नेक्स्ट टास्क जो रहेगा वो रहेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 केसेस दिए मैंने। ठीक है, केस 1 एक्सपोनेंशियल, केस 2 साइनोसॉइडल, थर्ड था हमारा x टू द पावर m और फोर्थ था कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में 2 केसेस दिए ऐसा। ठीक है, मैक्सिमम आप कोशिश करेंगे इस केस से जाने के लिए, मतलब कि जब भी आपको दिखे तो एक्सपोनेंशियल दिखे तो आप टाइप 1 से ही जाएंगे, टाइप 2 लास्ट पॉसिबिलिटी होगा। तो यहां पे हमको जो सॉल्यूशन मिलेगा इसको सॉल्व करने से डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ क्यू एक्स, जो हमारा वैल्यूज ऑफ क्यू एस हमने जो 4 केसेस लिए उसके केस बेसिस पे जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला उसको जब ऐड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से तो हमारा पूरा जनरल सॉल्यूशन आएगा और वो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उसको भी अगर आगे एक्सटेंड करना है तो हमको अगर बाउंड्री कंडीशन दिया है तो उसमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने, उससे हमको आइडिया होगा कि इसको पूरा अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो ये है हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैंने तीनों केसेस एक साथ कंसिडर कर लिया है। देखते हैं टाइप केस 1 केस 2 केस 2 केस 3 तीनों एक साथ सॉल्व करेंगे। देखिए बेसिक से सॉल्व करते हैं। हमको मैंने जैसे बोला था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले निकालना है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को थोड़ी देर के लिए भूलते हैं क्यू एक्स को और इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास जो आएगा इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन वो आपको पता है बड़े आराम से आप निकाल सकते हो, इक्वल टू 0 आएगा। तो ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आया है उसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो वो आया है वो प्लस माइनस 1 आया है। ठीक है, दैट इज +1 एंड -1। ठीक है, डी की वैल्यू ये आई है। तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया वो क्या आया, c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर ऑफ -x। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया। ठीक है, इसको मैं 0 जब qx को 0 पर पुट करके सॉल्व किया। अब मुझे बात करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल का। तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के बाद अगर मैं लिखूँ इसको सॉल्व करूँ तो मैं देख सकता हूँ कि फंक्शन ऑफ डी जो आया था मेरा, यहीं से पता चल गया मुझे फंक्शन ऑफ डी क्या आया है। फंक्शन ऑफ डी आया है मेरा d² -1। ठीक है, तो अब हमारा जो y पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, qx अपॉन फंक्शन ऑफ d, राइट। अब ये जो y पर्टिकुलर इंटीग्रल है qx क्या है, x अपॉन d² -1 प्लस साइन x अपॉन d² -1 प्लस e टू द पावर ऑफ x अपॉन d² -1। ये ऐसा हो गया। एक एक केस को अप्लाई करते हैं। पहले मैं सॉल्व करता हूं केस 1 को। यहां पे a की वैल्यू क्या है, 1 है।
ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, डी के जगह 1 पुट कर दूँ, जहाँ जहाँ डी है वहाँ पे 1 पुट करना है, ठीक है। तो अगर मैं डी के 1 पुट करता हूँ तो 1 माइनस 1 0, मतलब कि क्या एफ ऑफ ए हो गया यहाँ पे इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। डी इक्वल टू ए पुट करने से फंक्शन ऑफ ए हो गया मेरा इक्वल टू 0। अब जैसे ही 0 होता है मतलब कि क्या, केस फेल्स। अब जैसे ही केस फेल हुआ भाई तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं कर देता हूं डिफरेंशिएट करना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, x से मल्टीप्लाई किया e टू द पावर ऑफ x एज इट इज रहा, और नीचे को डिनोमिनेटर पुट कर देना है, डिफरेंशिएट करना है, पहले 2d हो गया, ठीक है। सो डिफरेंशिएट किया डिनोमिनेटर को, 2d हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फिर से f ऑफ a करूंगा, मतलब कि क्या, अब फिर से इसको पुट करता हूं यहाँ पे, d इज इक्वल टू a दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। d इज इक्वल टू 1 पुट किया तो f ऑफ a जो आया मेरा वो आया नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब कि क्या, इस केस में हमारा केस फेल नहीं हुआ। तो ये एक पहला सॉल्यूशन आया x बाई 2। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अब मैं इसको सॉल्व करता हूं केस 2 को। केस 2 आप कॉपी में देख लीजिए क्या करना था, यहाँ पे जो a है, a क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे a को मैं वो पुट करना है डी स्क्वायर की जगह, यहाँ पे डी स्क्वायर को मैं लिखूंगा इक्वल टू -1 का स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय -a स्क्वायर, तो माइनस साइन कभी मत भूलना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ उसको तो ये हो जाएगा sin x अपॉन -1 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, -1 का स्क्वायर, -1 होल स्क्वायर नहीं है, -1 माइनस बाहर में ही है और फिर 1 का स्क्वायर है, तो मतलब ये क्या हुआ, -1 ही हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 कैसे लिखता मैं, -2 स्क्वायर, मतलब ये क्या, माइनस बाहर ही रहेगा, 2 का स्क्वायर होगा तो टोटल क्या था, -4 -1 होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया -1, तो -1 दैट इज इक्वल टू कितना हुआ, -2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसको माइनस साइन को ऊपर ले आता हूँ, राइट। अब ये वाले केस में क्या करना था हमको, इसमें हमको करना है बाई पी आई को लिखता हूं मैं यहाँ पे, ये डी स्क्वायर -1 का इनवर्स करना है सिंपल, और x से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इनवर्स कैसे करेंगे, इनवर्स करने के लिए पहली बात तो ये कि मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं पहले, 1 इसको कन्वर्ट करने के लिए 1 माइनस एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, 1 माइनस एक्स का इनवर्स करना है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, पहले माइनस साइन कॉमन लेता हूं, मैं -1 कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, 1 माइनस डी स्क्वायर का इनवर्स, ठीक है, होल इनवर्स। अब -1 बाहर आ गया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं -1 माइनस साइन हो गया और ये हो गया 1 माइनस डी स्क्वायर का इनवर्स, ठीक है, इंटू एक्स। और बाकी सब क्या है, बाकी सब का तो वैल्यू पता है हमको, साइन एक्स बाई 2 प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स बाई 2। इनवर्स का एक्सपांशन, 1 माइनस एक्स का एक्सपांशन क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये पिछली क्लास में अभी देखे थे थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे अब क्या करना होगा हमको, अब मैं इसको एक्सपांड करूँ तो -1 प्लस यहाँ पे ये जो डी स्क्वायर है कंप्लीटली किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, ठीक है। ये पूरा एक्स है, ये पूरा एक्स है। अब मैं 1 प्लस एक्स मतलब कि क्या है, डी स्क्वायर प्लस सो ऑन करने, ये हो गया एक्स हो गया माइनस साइन एक्स हो गया प्लस एक्स ई टू पावर ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहां पे मैं लिखता हूं उसको -x फिर माइनस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब क्या होगा, d होता है d बाई डी एक्स, और d स्क्वायर जो होता है ना भाई वो होता है आपका d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट, वो होता है d।
तो आप डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर 2 बार, मतलब एक्स का 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, तो उसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो यहां पे ये आ जाएगा साइन एक्स बाई 2। ठीक है, क्यों ऐसे लिखा मैं? क्योंकि मैं बोल रहा हूं यहां पे कि जो आपका डी स्क्वायर एक्स आया वो इक्वल टू 0 आया। ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएशन, तो ये 0 आ गया। ठीक है, अब आगे का कुछ डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है क्या भाई? नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि एक्स स्क्वायर मतलब डी टू द पावर 4, वो भी सब 0 ही होंगे। तो ये जो मेरा आया ये किसके इक्वल होगा? ये पूरा मेरा इक्वल है पर्टिकुलर इंटीग्रल के। तो अगर मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा सॉल्यूशन लिखना पड़ता तो मैं क्या लिखता? पूरा सॉल्यूशन पता है कि जो टोटल सॉल्यूशन आता है y इज इक्वल टू वाई सी एफ प्लस वाई पी आई। ये टोटल y जो आता, वाई सी एफ क्या है? c1 e टू द पावर ऑफ x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस x माइनस साइन x बाई 2 माइनस प्लस x e टू द पावर ऑफ x बाई 2। ये है मेरा पूरा का पूरा y। ठीक है, तो यहां पे मैंने पूरा सॉल्व किया, तीनों केसेस को एक साथ ले लिया। अगर आपको ये समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आता तो कोई बात नहीं, मैं सारे केसेस को अभी इंडिविजुअली ही पूरा फिर से सॉल्व करूंगा तो आपको यह पूरा ग्रास्प हो जाएगा। पर आपको थोड़ा बहुत खेल समझ में आ चुका होगा कि क्या करना है हमें। पहले हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन को लेकर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, फिर डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ क्यू एक्स जैसा रहेगा उसके हिसाब से हमको टाइप केसेस कंसिडर करना है। केसेस का डायरेक्टली मैंने सारा फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको अप्लाई करके हम दोनों को ऐड करके y का जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया था। आप अभी से ये हैबिट डेवलप करेंगे कि फर्स्ट थिंग कि आप अच्छे से नोट्स मेंटेन करेंगे। ठीक है, नोट्स तो आप अच्छे से कर ही रहे होंगे मेंटेन। सेकंड थिंग, कोई भी कॉन्सेप्ट आप समझते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट जो मैं पहले बताता हूँ उसको आप समझेंगे और उसके बाद एक बार रिकॉल कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, जब न्यूमेरिकल्स हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक या दो न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे पूरा वीडियो सॉल्यूशन। जैसे ही सेकंड, थर्ड या फोर्थ न्यूमेरिकल तक मैं पहुंचता हूं तो जब मैं सॉल्व करते रहता हूं ना तब आपकी नजर इसमें नहीं होनी चाहिए, आपकी नजर अपनी कॉपी में होनी चाहिए और आप भी साइड बाय साइड सॉल्व करते जाइएगा, आप भी एफर्ट डालते जाइएगा खुद से सॉल्व करने का। ठीक है, तो उससे हमेशा अपने से अटेम्प्ट करने से ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि आप जैसे पढ़ के उस चीज को, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो काफी अच्छा आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो इसलिए जब अभी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिखाया जिसमें हम लोग ने तीनों केसेस का एक साथ एग्जांपल देख लिया था, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो आप ये वाला 5 cos x है, ये कौन सा आता है? टाइप 2 में आ जाता है। तो इसका तो आपको पता ही है कि क्या करने वाले हैं हम, तो इसलिए आप भी साइड बाय साइड अपना सॉल्यूशन कंटिन्यू रखेंगे और सॉल्यूशन जहां पे समझ नहीं आए वहीं पे ही बोर्ड को देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं, इसमें हमको सिर्फ फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, फाइंड पीएल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का बात नहीं करेंगे हम, अभी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल पर फोकस करते हैं। तो क्या बनेगा हमारा ये डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 y इज इक्वल टू 5 cos x। ठीक है, तो y पी आई क्या आया मेरे पास? y पी आई आ गया 5 cos x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। करेक्ट है। अब यहां पे a की वैल्यू क्या है? यहां पे a की वैल्यू है 1 है। ठीक है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है। ठीक है, और अगर a की वैल्यू 1 है तो मैं यहां पे डी स्क्वायर की जगह
माइनस ए स्क्वायर पुट करूंगा, मतलब कि क्या, -1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 पुट करने वाला हूं, राइट। तो अगर मैं पुट करता हूं वहां पे तो क्या आ जाएगा, 5 cos x डी स्क्वायर की जगह क्या हो गया, -1 प्लस 3d प्लस 2। तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया हमारा 5 cos x अपॉन 3d प्लस 1, करेक्ट है। अब यहां पे हम आके अटक गए, ठीक है, यहां पे आके अटक गए। इसके बाद का तो प्रोसीजर हमें नहीं पता है, तो पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट 11-12 से क्या करेंगे, रैशनलाइज, क्योंकि हमको तो क्या चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए, तभी हम एक डी स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर डाल पाएंगे, पर यहाँ पे डी में तो हम नहीं डाल सकते ना, तो इसके लिए हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा ताकि हमारे पास वापस डी स्क्वायर वाला टर्म आ जाए। आपको पता है कि रैशनलाइज हम कैसे करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैं क्या किया, मैं 3d - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जा रहा है 3d - 1 इंटू 5 cos x, राइट। और ये क्या हो गया, 9d स्क्वायर -1, ठीक है। 3d इंटू 3d क्या है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट है। तो 9d स्क्वायर -1 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, फिर से यहां पे क्या डालूंगा, 1 की, यहां पे फिर से पुट करने वाला हूं मैं -a स्क्वायर, ठीक है, d स्क्वायर इज इक्वल टू -a स्क्वायर, ठीक है। यहां पे फिर से पुट करने वाला हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3d - 1 5 cos x, राइट, एंड दिस गोस -a स्क्वायर दैट इज -9 -1, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया डिनोमिनेटर में -10, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया -10, ठीक है, -10। अब ये d क्या है, d आपको पता है कि d इज इक्वल टू d/dx, मतलब कि डिफरेंशिएशन। तो यहां पे अगर मैं 5 cos x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3d इंटू 5 cos x, ठीक है, -1 इंटू 5 cos x, राइट, ऐसा हुआ। तो इसको सॉल्व करूं अगर मैं, तो 3d इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय -10 दैट इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय -10 दैट इज -1.5, और d इंटू cos x, ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन मतलब ये क्या, माइनस साइन x, तो ये हो गया 1.5 साइन x, प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, -0.5 cos x, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे YPI में अगर लिखूँ, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल YPI आ गया क्या, 1.5 साइन x माइनस 0.5 cos x, ठीक है। तो ये कौन सा था, टाइप 2 का हमको एक्सप्लेनेशन मिल गया कि हमको एक नया चीज यहाँ पे सीखे कि पहले तो डी स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर डालना है, वो तो पता है। नेक्स्ट थिंग, कभी भी अगर हम फंस जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रैशनलाइज कर लेंगे और फिर वापस हम डी स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर डाल पाएंगे, ठीक है, रैशनलाइज करके ये हो जाएगा। तो ये बस ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस का गलती चलता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हो गया हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन, जो कि किस पे है, केस 3 के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि एक डी स्क्वायर को -a स्क्वायर तो हमको पता था, पर अगर हम फंस जाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। वैसे ही इस क्वेश्चन में भी कुछ हम चीज नया देखेंगे, राइट। और उसमें जो लास्ट में माइनस प्लस में गलती हुआ था, वो इसलिए मैंने आपको कहा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि आप भी साइड बाय साइड अपना सॉल्यूशन करते जाएं, ताकि आप भी देख पाए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम बस छापते जाते हैं, तो अगर जो मुझसे गलती होगी वो गलती आपसे भी हो जाएगी, राइट। इसलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो डी स्क्वायर, अब इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है हमको, तो YPI क्या होगा, आप भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर
प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 प्लस एक्स इनवर्स और 1 माइनस एक्स इनवर्स के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा। कैसे कॉमन लूँगा मैं, कि अगर मैं यहाँ पे 1/4 कॉमन लेता हूँ, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर से मैं 4 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d बाय 4। ठीक है, ये पूरा डिवाइडेड बाय 4 हो गया, यहाँ से 4 कॉमन आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं 1/4 इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d बाय 4 का इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब ये 1/4 बाहर है, इसको भूलना मत। और ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, ये पूरा का पूरा टर्म हो गया x। ठीक है, डी स्क्वायर माइनस 4d अपॉन 4। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ऊपर वाले फॉर्म में आ गया। तो इसको मैं एक्सपांशन करना पड़ेगा अब मुझे। तो एक्सपांशन क्या होता है हमारा, 1/4। ठीक है, तो एक्सपांशन क्या था, 1 प्लस एक्स इनवर्स का एक्सपांशन क्या था कि 1 माइनस एक्स दैट इज डी स्क्वायर माइनस 4d बाय 4 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d बाय 4 का स्क्वायर इंटू एक्सएम। ठीक है, इससे आगे की टर्म जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, क्योंकि पावर क्या है 2 है, तो ऑब्वियसली डी क्यूब जो होगा वो 0 हुआ, तो आगे की पावर की हमको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। राइट, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस, इसको एक्सपांड करूं तो ये क्या आ जाएगा, नीचे 16 4 स्क्वायर दैट इज 16 एंड d टू द पावर 4 माइनस 8d। ठीक है, माइनस 8d क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 8d क्यूब एंड प्लस 16d स्क्वायर। राइट, अब मैं किससे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ अब तो क्या हो जाएगा, 1/4 1 इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन होने वाला साइड बाय साइड, तो यहाँ पे 4 को एज इट इज रखता हूँ मैं, और एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफ्रेंशिएशन, एक बार करूंगा तो 2x आएगा, फिर करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये क्या हो गया, 2 माइनस 4d दैट इज 8x। ठीक है, एक्स स्क्वायर आप करेंगे 2x। ठीक है, 2 इंटू 4 दैट इज 8 और d का x एक एज इट इज आ गया। अब क्या हो गया, d4 क्या होगा, 0 हो जाएगा, d क्यूब क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा, 16d स्क्वायर। तो यहाँ पे 16 इंटू डी स्क्वायर का क्या हम देखे थे, 8, ये होता है 2x। ठीक है, डी स्क्वायर का सॉरी ये था 2 बार डिफरेंशिएशन 2x 2, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। राइट, तो 16 इंटू 2 ये राइट, तो ये आ गया। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अगर इसको सॉल्व करूँ इधर तो क्या हो रहा है मेरे पास, 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 8 2/4 दैट इज 1/2 हो गया, ये 1/2 प्लस, सॉरी इसको भी माइनस ही रहने दो, प्लस माइनस 2x। ठीक है, और ये क्या हो गया, 16 कैंसिल, और ये हो गया प्लस 2। तो इसको अगर मैं लिख रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एंड माइनस 1/2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू अपना कितना हो जाता है, ये 1 प्लस 3/2। ठीक है, और ये क्या हो गया, प्लस 2x हो गया। ये यहाँ पे भी माइनस प्लस और कुछ गलती हुआ क्या, देखते हैं एक बार, चेक करते हैं इसको।
तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया। मुझे तो सही लग रहा है सॉल्यूशन, प्लस माइनस से कुछ गलती नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं लिखूं पूरा वाई पी आई कितना है मेरे पास, ठीक है। अगर कुछ सिली मिस्टेक हुआ होगा प्लस माइनस का, वैसे तो कॉन्सेप्चुअल सब सही है, तो अगर सिली मिस्टेक होता है प्लस माइनस का तो आप देखते जाएंगे, ठीक है, राइट। 2x प्लस 3y। तो ये इस क्वेश्चन में हम क्या क्या सीखे, इस क्वेश्चन में ये देखिए कि कभी भी x टू द पावर m वाला जो फॉर्म था, मतलब कि केस 3 वाला फॉर्म, उसमें हमें क्या करना है 1 माइनस एक्स इनवर्स के फॉर्म में लाना है, या तो फिर किस में लाना है 1 प्लस एक्स के फॉर्म में, इनवर्स के फॉर्म में लाना है, ठीक है, तभी हम एक्सपांशन कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले 1/4 को कॉमन ले लिया, उसके बाद ही मैंने जब एक्सपांशन किया, और आप एक्सपांड आगे तक नहीं करेंगे, वहीं तक करेंगे जहां पर आपका x वाला टर्म 0 हो जाए, ठीक है, उसके आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये होंगे हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, जो कि हमारा केस 3 के ऊपर बेस्ड था, वैसे ही पूरा सेम टू सेम एग्जैक्ट होगा। यहाँ पे x की जगह 2t माइनस 3t स्क्वायर होगा। तो मतलब कि क्या, आपको पहले यहाँ से d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 को नीचे लेके जाओगे, और उसके बाद फिर 2t को माइनस 3t स्क्वायर के इंडिविजुअली आप सॉल्व करेंगे एक्सपांशन करके, ठीक है। तो इसको एज इट इज रखना, एक्सपांड कर देना, ठीक है, एक्सपांशन करोगे कॉमन लेके, और फिर आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो रहेगा -2t प्लस t स्क्वायर, ठीक है। तो ये जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, सेम एज इट इज हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, और ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आप इसे एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे, या तो फिर इस लेक्चर के बाद इसे जरूर होमवर्क करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा किस पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बेस्ड है केस 1 के ऊपर, ठीक है। तो हमने जब क्वेश्चन नंबर 1 लिया था तो उसमें तीनों केसेस थे, पर फिर भी मैंने सबके बारे में एक एक पर्टिकुलर केस को लेकर क्यों डिस्कस करना चाहा, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने रैशनलाइजिंग वाला कॉन्सेप्ट सीखा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने क्या देखा कि हमें 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप वही सेम करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 में किया। यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे डिस्कस करना है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूं। काफी इजी सा क्वेश्चन है। वाई पी आई क्या होगा, 3e टू द पावर x, इसको जल्दी से कर सकते हैं आप, d स्क्वायर माइनस d माइनस 2। अब क्या करना है मुझे, ये जो a है ये क्या है a, यहां पे d स्क्वायर d इज इक्वल टू a पुट करना है बस। तो अगर मैं d इज इक्वल टू a पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3e टू द पावर 2x अपॉन d स्क्वायर कितना है, मतलब कि a इज इक्वल टू 2, दैट इज 4 माइनस 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। मतलब कि क्या हुआ, फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू 0, मतलब कि क्या, दैट इज केस फेल्स। केस फेल वाली बात तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे भी किए थे, पर एक बार फिर से इसको देखते हैं क्या होगा। केस फेल हो गया तो अब क्या करते थे हम, डिफरेंशिएशन करते थे। तो वाई पी आई इज इक्वल टू एक्स इंटू 3e टू द पावर 2x, करेक्ट है, और x ऊपर न्यूमरेटर में ऐड करना मत भूलना, और फिर 2d डिफरेंशिएशन क्या किया, fd का मैं डिफरेंशिएट किया 1 टाइम, तो कितना हो गया 2d माइनस 1, राइट। और ये क्या हो गया, x e टू द पावर 3e टू द पावर 2x अपॉन 2 कितना 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू x। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया वाई पी आई का, ठीक है। राइट, तो ये था। अब यहाँ पे केस फेल वाली बात तो हम किए ही, पर एक और चीज चलो देखते हैं। सपोज कि मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे 3e टू द पावर 2x है, अगर मैं इस e टू द पावर 2x को हटा देता हूं, हटा दिया, अब मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हो गया, d स्क्वायर माइनस d माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब आप इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करोगे बताओ, ऐसा तो कोई केस बताया ही नहीं मैं,
ऐसा कोई केस बताया ही नहीं मैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अगर न्यूमेरिकल रहे तो सॉल्व करना हो। कैसे करेंगे फिर इसमें? तो आप एक चीज की पॉइंट करके लिखेंगे अभी अपने पेंसिल में कि जब भी कुछ ऐसा टर्म दिखे जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे पता है? उसमें आप लोगे कांस्टेंट इंटू ई टू द पावर 0x। क्यों 0x लिखा मैं? इसलिए लिखा क्योंकि देखो यहां पे क्या लिखा हुआ 3 इंटू 1 लिख सकता हूं मैं, 3 इंटू 1 है और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 को मैं लिख सकता हूं e टू द पावर 0x। 0x क्यों बोल रहा हूं बार बार? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर 0x लिखता हूं मैं यहाँ पे ये 0 तो ये बोल सकता हूं कि a की वैल्यू क्या है? 0 है यहाँ पे। तो कभी भी अगर कांस्टेंट दिया हो तो मतलब कि हम क्या सोचेंगे कि वो e टू द पावर 0x है, मतलब कि क्या इंटू 1 है, मतलब कि क्या a इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, a इज इक्वल टू 0 है। तो इसी क्वेश्चन में अगर मैं सिर्फ 3 के लिए सॉल्व करूं तो मेरा सॉल्यूशन कैसे आता? सेकंड केस के लिए, सेकंड केस के लिए अगर मैं लिखता सॉल्यूशन तो y pi कितना आता? y pi e टू a को 0 पुट कर दो, 0 0 -2 तो मतलब कितना था? -1.5 e टू द पावर 2। ठीक है, -1.5 आ जाता। a को क्या करता? 0 पुट करता तो 0 0 -2 दैट इज -1.5 तो ये आ जाता मेरा। तो इसलिए ये वाला केस डिस्कस करना जरूरी था क्योंकि मुझे ये बताना था कि आप अगर क्या बोलते हैं कोई भी कांस्टेंट हो तो उसको आप e टू द पावर 0x लेकर करेंगे और उसमें a की वैल्यू को 0 लेकर d की जगह a पुट करेंगे तो मतलब कि क्या d इज इक्वल टू 0 करेंगे तो -1.5 आ जाता। ठीक है, तो ये था एक की पॉइंट आपके लिए कि कभी भी ऐसा कांस्टेंट रहे तो आप क्या करने वाले हैं आप समझ चुके हैं। चलते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। इस फंक्शन का अब ये कौन सा केस है भाई बताओ? ये कौन सा क्वेश्चन है? ये आपका केस है, ये आपका केस कौन सा है? ये केस है केस 4 का टाइप 1। ठीक है, केस 4 का टाइप 1। अब क्या करना था? ये किस फॉर्म में है? QX हमारा जो फॉर्म है वो है e टू द पावर 2x इंटू x। ठीक है, ये d-2 को तो अभी हटा दो, वो तो बाद में आता है, पर ये क्या है? ये है हमारा vx। और मैंने क्या बोला था कि कभी भी अगर e का पावर दिया हो तो हम केस 4 के टाइप 1 से ही जाएंगे, तो उसी से चलते हैं। तो अगर e टू द पावर 2x और ये vx है तो आपको पता है इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है? इसका सॉल्यूशन होने वाला है y pi इज इक्वल टू x e टू द पावर 2x। कॉपी में पलटा के देख लीजिए क्या इसका इक्वेशन लिखवाया था मैंने कि मैं e टू द पावर 2x कॉमन लूंगा और vx को एज इट इज रखूंगा और यहाँ पे f ऑफ d को रिप्लेस कर दूंगा f ऑफ d प्लस a से। ठीक है, तो f d को क्या रिप्लेस किया? प्लस a से। तो और a क्या है मेरा? a मेरा है 2, a मेरा 2 है तो d प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, -2 तो है ही यहाँ बाहर में और ये स्क्वायर। ठीक है, आपको याद है ना f ऑफ d को हम रिप्लेस कर दे रहे थे किससे? f ऑफ d प्लस a से। कॉपी में पलटा के देख लीजिए आप। तो ये हुआ, वही मैंने किया, d प्लस 2 -2। तो अब ये क्या होगा? ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या आ रहा है कि e टू द पावर 2x को मैं साइड में ही रखा हूँ और मेरे पास आ जा रहा है x अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, x अपॉन डी स्क्वायर। अब आपको पता है कि d इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स होता है और 1/d क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? इंटीग्रेशन, मतलब कि क्या? e टू द पावर 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक एक करके करते हैं x बाई डी। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर 2x, फिर से इंटीग्रेशन करूंगा एक बार s स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन किया तो x स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब मेरा एक d बचा ही हुआ था तो फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? e टू द पावर 2x x क्यूब बाई 6। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा y पी आई क्या है? y पी आई इज इक्वल टू e टू द पावर 2x x क्यूब बाई 6। ठीक है, तो ये मेरा y पी आई आ गया।
राइट। तो यहाँ पे हमने केस 4 का टाइप 1 भी देख लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन करना है, आपको पता है कि वो कौन सा टाइप होने वाला है? जी हाँ, वो होने वाला है केस 4 का टाइप 2। वो क्वेश्चन हम देखते हैं लास्ट, फिर चलते हैं 7 क्वेश्चन। तो ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को अब सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है? केस 4 का टाइप 2, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या था कि अगर ये वाई पी आई निकालना है मुझे, x sin 2x और d स्क्वायर बाय 9, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं कि x वाला टर्म को मैं लिखने वाला हूं। आपको याद होगा फॉर्मूला, अगर मैं लिख देता हूं फिर से आपको याद करवा रिकॉल करवाने के लिए, कि इस केस में वाई पी आई हमारा होता था x माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ ऑफ डी इंटू वी एक्स अपॉन एफ डी, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम। चलो इसको यूज कैसे करते देखते हैं। कि वाई पी आई में लिखा तो मेरे पास आ रहा है x को मैं एज इट इज लिखा माइनस एफ डैश डी। एफ डैश डी क्या है? ये मतलब कि क्या, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2d अपॉन एफ डी एज इट इज डी स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। v क्या है? sin 2x और एफ डी क्या है? फिर से ये है तो डी स्क्वायर बाय 9। अब यहाँ पे देखो कि ये किस फॉर्म में आ गया हमारा टाइप 2 के, तो टाइप 2 में यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, मतलब कि क्या, माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब कि क्या, माइनस 4 पुट करने वाला हूँ। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वाई पी आई आ जाएगा x माइनस 2d डी स्क्वायर प्लस 9 फिर साइन 2x अपॉन 5, ठीक है, अपॉन 5, करेक्ट है। 4 माइनस 4 प्लस 9 दैट इज 5। अब मैं क्या करूँगा, 1/5 को बाहर निकाल लेता हूँ और एक एक से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो x साइन 2x हो गया। और अब क्या करने वाला हूँ, इसका पहले यहां से 2d से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2d इंटू साइन 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9। तो यहां पे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा पहले, तो 1/5 x साइन 2x 2d का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट 4 cos 2x, ठीक है। 2 बाहर आया तो 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से ये 2 को पुट करने वाला हूँ यहाँ, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, राइट। तो अब ये हो जाएगा 1/5 x साइन 2x, ठीक है, माइनस 4 cos 2x बाय 5। तो अब मैं अगर मल्टीप्लाई करूं 1/5 को, तो मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा वाई पी आई आने वाला है वो क्या आने वाला है, x साइन 2x बाय 5 माइनस 4 cos 2x बाय 24, राइट। तो ये आ गया मेरा वाई पी आई। करेक्ट है। तो यहाँ पे अब हमें समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन नंबर 7, मतलब कि क्या, केस 4 का टाइप 2 हम कैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं, कैसे हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, राइट। तो मैंने सारे टाइप्स के एक एक क्वेश्चन लेकर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, गेट में आए हुए क्वेश्चंस थे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.